हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला कि मैम हमें और अदर सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए। सो इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल साइंस जो आपकी EVS आपको एडिशनल सब्जेक्ट में दी गई है, चाहे वो आप BA प्रोग्राम के हों, चाहे ऑनर्स के हों, चाहे BCom के बच्चे हों, सभी बच्चों को ये दी गई है। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस थी कि आपने ली या ना ली, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस सेमेस्टर में ऐसा हुआ हो कि आपको वो कंपलसरी लेना हुआ हो। ठीक है, सो उसके क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। और इन केस आपको पूरा कंप्लीट आंसर उसका चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोगों को उसका कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन द प्रॉब्लम टेम्पोरल एंड एनवायरमेंटल डिफेक्ट कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली समस्याएं कारण होने वाले सामयिक और पर्यावरण दोष पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली बांध के बारे में आपको लिखना है। और ये चीज़ मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा आप लोग करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में इंटरेस्ट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपका ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आपकी एवरीडे साइंस होती है। ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी पे बेस्ड होता है। सो उसी बिहाफ पर इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन बच्चे की नॉलेज जानने के लिए एक्स्ट्रा अदर तरीके से दे दिए जाते हैं, ताकि ये पता लग सके कि बच्चे की नॉलेज कहाँ तक है और बच्चा कितना ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता को सीधा सीधा आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप जैव विविधता की सीधे सीधी परिभाषा लिखना शुरू कर दें, आप यहाँ से उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, देन उसकी डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद आप जैव विविधता को कंटिन्यू करेंगे और फिर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करनी है। मीन्स आपकी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट यहाँ पर उतारी जाएगी। ठीक है जी। वॉट इज़ न्यूक्लियर डेंजर, एक्सप्लेन, नाभिकीय खतरे क्या हैं। यह आपके लास्ट के चैप्टर्स का एक चैप्टर है, नाभिकीय खतरे वाला। ठीक है, तो नाभिकीय खतरे जो हैं वो क्या हैं, आपको सिर्फ ये बताने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमसे तो सिर्फ यही पूछा गया है कि नाभिकीय खतरे क्या हैं, तो हम उसको क्या एक दो पेज में डिफाइन कर दें? नहीं, आपका ये एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप चाहे BCom से हो, ऑनर्स से हो, प्रोग्राम से हो, आपको एटलीस्ट 6 या 5 साढ़े 5 पेज का 7 पेज का आंसर इसके अंदर लिखना है। तो आप लोगों को नाभिकीय खतरे बताने के बाद ये बताने हैं कि वो एक्चुअली में कहाँ से कैसे हो सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं और भी बहुत तरीके की चीज़ें कि भाई यहाँ पर ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुई, ये गैस फैली, वो हुआ, उसके तरीके से नाभिकीय खतरे हुए। ठीक है, जापान का आपको एग्जाम्पल देना है, इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसका एग्जाम्पल देना है, और भी अदर एग्जाम्पल आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है, आपको वो इसके अंदर सारे इंक्लूड करने हैं। तब जाकर आपका नाभिकीय खतरा क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट ई वेस्ट इन डिटेल। ई वेस्ट जो है आपका, वो आपके चैप्टर्स में से ही एक टॉपिक है जो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा टॉपिक है जिस पे आप शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं और एक सेपरेट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो ई वेस्ट को तो बेटर रहेगा कि आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, उसको अच्छे से डीपली पढ़ना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और जैव विविधता पर, मतलब बायोडाइवर्सिटी पर और नाभिकीय खतरे पर क्वेश्चन कंपलसरी है, 110% ज़रूर आएगा। इसको आप कंप्लीट अपना करके रखिएगा। डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब, एक्सप्लेन फूड वेब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको पहले यहाँ पर फूड चेन बता देनी है और फूड वेब बताना है। ठीक है, परिभाषित करना है। उसके बाद एक चित्र, एक मतलब डायग्राम के थ्रू उसको बताना है कि ये कैसे होती है। ठीक है, कि फूड जो चेन है आपकी और फूड वेब है वो तो आप परिभाषित कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात आती है कि फूड वेब डायग्राम की हेल्प से। तो ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि जैसे कि नीचे ट्री
शब्द और ग्रास को मेंशन करना है। उसके बाद कि कौन कौन से जानवर उसको कौन कौन से यूज़ करते हैं, मतलब खाते हैं, और उन जानवरों को कौन खाते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ डियर खाते हैं, डियर को माउंटेन लॉयंस खाते हैं। शब्द को जो हमारे रैबिट हैं, रैबिट खाते हैं, और रैबिट्स को भी माउंटेन लॉयन खाते हैं। ग्रास हमारे फ्रॉग खाते हैं, माउस खाते हैं। फ्रॉग आउल्स को भी खा लेते हैं। आउल्स हॉक जो है वो आउल्स को खाते हैं। माउस जो है वो उसको स्नेक को खाता नहीं है, स्नेक माउस को खाता है, सॉरी। तो ये इस टाइप का जो डायग्राम है आपको अपने पेपर में बनाना है। डायग्राम कोशिश करना कि जितने चैप्टर्स में मेंशन किए गए हैं आप उन डायग्राम्स को यूज़ करो, मींस बनाओ, तो उससे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में अगर डायग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों को तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके मार्क्स गेन होने की। आप इसके अंदर मार्क्स को बताओ, सॉरी डायग्राम्स को बताओ, ताकि टीचर ना सबसे पहले डायग्राम कैप्चर करके ये बात नोट कर सके कि हाँ बच्चे को एक टॉपिक के बारे में डीपली पता है। इवेल्युएट द रोल ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल लॉज इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है जी, सो यहाँ पर इन्होंने बोला है हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि हमारे देश में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ या फिर इन्वायरमेंटल लॉज, प्रोटेक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब ये जो आपका पर्यावरण वाला टॉपिक था, सब वो एक चैप्टर है उसके अंदर, सेम टू सेम वही आपको इसमें उतारना है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरीके के कानूनों को इंडिया के अंदर रखा गया है, कैसे कैसे एक्ट्स लाए गए हैं, वो सारे आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। अब आता है डिस्कस द मास मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट भी आपके इन्वायरमेंटल इशू में प्रोवाइड किया गया है आपको टॉपिक। तो चिपको मूवमेंट को डिफाइन करते हुए वन संरक्षण के जन आंदोलन की विवेचना भी आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत अजीब से करके दे दिए जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही लिखनी होती है जो चीज़ एक मेन पता लगे कि भाई चिपको आंदोलन पूछा गया है तो चिपको मूवमेंट को ही लिखना है। आपको ये होगा कि भाई मैंने तो ये पढ़ा था, मेरे चैप्टर में चिपको मूवमेंट मेंशन किया गया है, तो मेरे को चिपको मूवमेंट इसके अंदर पूरा लिखना है। अब बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो चिपको मूवमेंट लिखने के बाद देख लेना। अगर कुछ हटकर पूछा गया है तो उसको मेंशन कर देना, अदरवाइज नो इशू। According to you, what were the reasons for the tragedy in Kedarnath in Uttarakhand in June 2013? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को इस चीज़ से ये कंफर्म हो जाए कि भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ऑनेस्टली एवरीडे साइंस पर डिपेंड है। एवरीडे साइंस जो है हमारी वो बेसिकली नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे जो न्यूज़ होती हैं या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं उन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करनी हैं। तो आप अपने अनुसार बताओ कि जून 2013 में जो उत्तराखंड में केदारनाथ में हुई त्रासदी थी उसके क्या कारण थे, तो वो आपको बतानी है। मैंने बहुत सारे बच्चों से कंफर्म किया, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी स्टूडेंट्स ने मुझे अच्छे से बताया कि हाँ मैम एक्चुअली में ये क्या है। तो उससे मुझे जब ये चीज़ हो गई कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफर्म है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे कोई भी मतलब नहीं है, बच्चा अटैम्प्ट कर लेगा। ठीक है, एक चीज़ और कि अभी हाल ही फ़िलहाल में भी बहुत फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी अपने दिमाग में रखना। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पर्यावरण से मिलाकर, इन्वायरमेंट से मिलाकर पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज एंड सजेस्ट मेजर टू प्रिवेंट दिस साइड इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के दुष्प्रभावों का वर्णन करना है और इन दुष्प्रभावों को नॉर्मली उपाय देकर बताना है। ठीक है, तो भाई आप लोग यहाँ पर उपाय दोगे कैसे कि मैं यहाँ पर सीधा आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है। ग्रीन हाउस गैस आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पढ़ रखी है, तो वही वाला टॉपिक पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, स्टेट दिस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबल वार्मिंग बतानी है और उसके कारण और उसके परिणाम बताने हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को बताने के साथ साथ आपको उसके अंदर ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ के साथ साथ एक एक कंट्री को इफ़ेक्ट
कर रही है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो आपकी बुक है जिसमें से आपने पढ़ा है, चाहे वो आपने कोई बुक परचेज़ की हो या फिर स्टडी मटेरियल नॉर्मली जो कॉलेज के होते हैं वो यूज़ किए हैं, उसमें मेंशन किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के स्टेट्स पे, कंट्रीज़ पे, वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। हाउ डज़ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। डिक्टो आपको इकोसिस्टम उतारना है। इकोसिस्टम में जो आपको एक चार्ट सा दिया गया है, एक चार्ट आपकी बुक में मेंशन होगा, वो चार्ट अगर आप उतार सको तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अदरवाइज़ नो इशू, आप जो याद करके जाओ आप उसको ही लिख दो। What causes cancer disease and how is the environmental responsible for it? कैंसर रोग के क्या कारण है और उसके लिए वातावरण मतलब पर्यावरण कैसे जिम्मेदार है। भाई कैंसर कैसे होता है ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब आप लोगों ने इन्वायरमेंटल वाले टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि किन किन वजह से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों में भी बढ़ने लगी हैं, और ये बीमारियां इन फ्यूचर एक बहुत आम बीमारियां हो जाएंगी। जो आज सुनने में ऐसा होता है, ओ माय गॉड कैंसर हो गया, ओ माय गॉड ये हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं पर्यावरण के अंदर जो हमारे सीधा कैंसर को बना देती हैं। चाहे और सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर के एक तरीके से सिम्टम मतलब देखे जा रहे हैं, सिम्टम इन द सेंस कि कैंसर कहाँ सबसे ज़्यादा फैल रहा है, फेफड़ों में या फिर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा फैल रहा है पर्यावरण के इफ़ेक्ट्स की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग देख लेना कि कैसे आपको क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना। तो ये चीज़ ना आपको कैंसर रोग का देकर पूछी गई है। अब देखो मैंने वही वाली बात आ गई ना कि पूछा तो सेम चीज़ गई है लेकिन थोड़े से घुमा दिया गया, बट टॉपिक तो आपको पूरा एनवायरनमेंट ही लिखना है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को वीडियो के एंड में कि आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट नोट दोनों आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैंने आपको बोला कि यह आपकी नॉर्मल ज़िंदगी पे बेस्ड है, यह आपकी एक नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए सब्जेक्ट दिया गया है। आपका इन्वायरमेंटल साइंस है जो आप प्रीवियस ईयर से और स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम के बच्चे हो। तो भाई देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए जाते हैं वो इस टाइप के दिए जाते हैं जैसे चैप्टर्स के बीच में से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बायोडाइवर्सिटी जो आपका चैप्टर 4 है आपकी बुक के अंदर, उसके अंदर ये बोला गया है कि 1986 में सबसे पहले, जैसे बायोडाइवर्सिटी को किसने खोजा इस वर्ड को ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 1986 में सबसे पहले हमारे अमेरिकी फ़िलासफ़र थे E.O. विल्सन। उन्होंने अमेरिकन फोरम ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक रिपोर्ट में बताया था कि मैंने इस वर्ड को खोजा है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में या तो ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में E.O. विल्सन ने जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज की, या फिर 1986 में कौन से अमेरिकी फ़िलासफ़र ने किस शब्द की व्याख्या की या फिर खोज करी। ठीक है, या फिर उसको कहाँ डिस्क्राइब करा, जैसे अमेरिकन फोरम ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वहाँ पर बताया रिपोर्ट में। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर से पूछी जाएंगी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे हमारे बायोडाइवर्सिटी के ही अंदर जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स के तौर पे एनिमल्स बताए गए हैं और कौन से पार्क्स कितने बढ़ चुके हैं, उसमें कैसे कैसे एनिमल्स को सेव रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। यूनेस्को ने अपने जो उनका कार्यक्रम था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसको 19 मार्च 2016 में पेरू में मतलब आयोजित किया था, और उसके अंदर क्या किया गया था कि मतलब जैव मंडल के बारे में बातचीत की गई थी। तो ये जो छोटे छोटे अंदर की चीज़ें हैं इस पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही अंदर अंदर से आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आपने पहली बात तो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ ही रखे हैं डीपली। ठीक है, क्योंकि कुछ देखो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। तो देखो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंट है,
या फिर आपके न्यूक्लियर हैज़र्ड्स जो नाभिकीय खतरे हैं वो, या फिर इन जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनमें से किसी पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शॉर्ट नोट तभी अटैम्प्ट करना जब आपको अच्छे से आते हों, क्योंकि पहली बात शॉर्ट नोट बहुत शॉर्ट वे में लिखने पड़ते हैं और डायरेक्ट लिखने पड़ते हैं, और अगर आप उस चीज़ को भी ढंग से मेंशन नहीं करोगे तो फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर होगा कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, इन्वायरमेंटल साइंस को तो स्पेशली, क्योंकि इसके अंदर ना टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो होप सो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों। इन केस आप लोगों को इसके आंसर्स चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और कि स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला कि मैम आप हमें आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखो बच्चा कि जो आप लोगों के जैसे जो यूनिट्स के अंदर से क्वेश्चन दिए गए हैं घूमे हुए नहीं हैं, वो तो आप अपने यूनिट में से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े हटकर दिए गए हैं, जैसे कैंसर वाला था, या फिर मतलब हटकर तो नहीं है वो लेकिन थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन देना था उसकी जगह उन्होंने अपोजिट कर दिया, पीछे की तरफ से दे दिया। तो उस टाइप के जो आंसर्स हैं वो मैं लिखने के तरीके आपको बता सकती हूँ कि उसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो ही चुकी है। सो कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।